अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल है करना मेरे लिए, उसके कई वजूहात हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप में से कोई, आपके घर में कोई बच्चे देख रहे हैं ये प्रोग्राम, छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र के, तो बराए मेहरबानी उनको ये प्रोग्राम मत देखने दें। एक एंकर के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं है कि वो लोगों को कहे कि जी आप मेरा प्रोग्राम मत देखने दें किसी को, ख़ास तौर पे यूथ को या बच्चों को। एक आपको मैं बड़ी दिलावेज एक स्टोरी आज दिखाऊंगा, और उसकी वजह यह है, उसके ऊपर बड़ा हमने डिबेट किया इन हाउस पिछले 1 घंटे के अंदर। और वो ये थी कि ये स्टोरी हमें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, ये हमें किस तरह से करनी चाहिए। क्या एथिक्स और मोरालिटी खुद हमें इजाज़त देते हैं कि हम सिर्फ एक न्यूज़ ब्रेक करने के लिए, या उस शौक में कि हम अपनी रेटिंग्स लेने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं, या ये कि उस स्टोरी को ला के अगर हम लाते हैं तो हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहरहाल एक हमारा जो मुत्तफ़िका फ़ैसला था वो ये कि हमें स्टोरी एज अ न्यूज़ मीडिया हम छुपा नहीं सकते। हम ठीक है उसके अंदर से, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि डंग निकाल लेते हैं, या आपको वो चीज़ नहीं दिखाते या उस तरह से नहीं बताते कि जिस तरह वो एक्चुअल हुआ, उसमें से काफ़ी जहर हमने निकाल लिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में खुद हमारे दरमियान किस तरह की दरिंदगी हो रही है और किस तरह की हैवानियत हमारे अंदर सरायत कर गई है। और उससे बचने के लिए या उससे बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द उन लोगों को जो आपके अजीज़ हों, आपके प्यारे हों, आपको कितना केयरफुल होना है और आपको क्या क्या करना है। और ख़ुद जिसके ऊपर वो बीती, उनकी भी अपनी एक ख्वाहिश थी। उनको भी पूछा गया कि इसको आप टेलीविज़न पे लाना चाहते हैं या इसका ये फ़ायदा है और ये इसके मज़ीद नुकसानात हैं। उनकी भी ख्वाहिश थी कि नहीं, एक दफ़ा हमारी कहानी सामने आए तो औरों को भी पता चले कि ना सिर्फ हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही, बल्कि वो अपने लिए अपने घरों में भी उससे बचाव कर सकें। दूसरी स्टोरी जो आपको हम दिखाएंगे आज, वो बहुत ही अहम केस है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है। पूरे पंजाब में जो अभी हालिया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हुए मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसके अंदर किस तरह से, यानी वहाँ पे ना सिर्फ मैं कहूँगा धांधली हुई, या शायद धांधली सही लफ्ज़ ना हो, लेकिन हज़ारों तलबा और तालिबात को उनके हक़ से महरूम किया गया। और उसके ऊपर हुकूमत ना सिर्फ दंदनाती फिर रही है, बल्कि उन तलबा और तालिबात जिनकी तादाद तकरीबन गालिबन 30,000 के करीब है, किस तरह से उनका मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। एक और स्टोरी कि इसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर मुबशर साहब जो हैं, डॉक्टर मुबशर साहब, वो किस तरह से नाअहल हैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने पे, और किस तरह से अकरा परवरी के तहत उनकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे की गई। और चौथी स्टोरी एक और कि किस तरह से बग़ैर अटेंडेंस शीट के, बग़ैर अपीयर हुए, बग़ैर फीसें दिए, उनके अपने बेटे को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए और उसको बल्कि डॉक्टर बना दिया। और जबकि हज़ारों तलबा और तालिबात जो एक पूरे सिस्टम के तहत अनथक मेहनत करते हुए ऊपर आ रहे थे, 12 साल से उनके ऊपर मुहर लगा दी और उनको वहाँ पे रोक दिया और कई घरों पे उम्मीदों का पानी फेर दिया। और आखिर में वज़ीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह, उनसे मुतल्लिक एक स्टोरी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे जो बच्ची बैठी है, असवा बीबी, इसकी उम्र 7 साल है। मैं असवा से आपके सामने कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बड़ा पेनफुल होगा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कुछ महीने पहले असवा के साथ उकाड़ा के एक करीब एक जगह पे इसकी इस्मत दरी की गई। और इस बच्ची की आप उम्र देख सकते हैं, इस बच्ची का आप हाल देख सकते हैं।
कि जो अक्सर हमारे साथ होता है कि जब किसी लड़की पे तेज़ाब फेंका जाता है इस शहर में या इस मुल्क में, तो जब पर्चा दर्ज करने की बारी आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि इसने कुछ तो किया होगा ना, जो किसी ने ऐसा कर दिया, और वो ओनस हमेशा उस बेचारी लड़की के ऊपर या उस औरत के ऊपर आ जाता है। और जब पुलिस में पर्चे होने के बावजूद, आईजी पंजाब की रिटन इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद अगर केस दबा रहे, अगर मौके पे मौजूद जो अफसरान बाला हैं, थानेदार हैं या डीपीओज हैं, वो उल्टा मुद्दई फैमिली के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर दें और उसके घर वालों को ये धमकियां दे रहे हों कि तुम्हारे घर में इस वक्त जितनी औरतें हैं, ख़ास तौर पे इसकी बड़ी बहन और एक इसकी फूफी, उनको थाने में बुला के उनके कपड़े फाड़े जाएं, उनकी मज़ीद बेहुरमती की जाए और फिर उनको कहा जाए कि अगर कुछ और कर सकते हो तो कर लो, अब तुम्हारी बारी है अगले, और वो भागते हुए फिर उनको मीडिया का सहारा लेना पड़े। ये हमारे माशरे का एक शर्मनाक पहलू है। मेरे साथ बैठी हैं नसीम बीबी जो वालदा हैं इस बच्ची की, इस मासूम बच्ची की। मेरे साथ हैं सफ़िया बीबी जो इसकी फूफी हैं मुतासरा बच्ची की, और मेरे साथ अकबर अली हैं जो इस बच्ची के चचा हैं, और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि इनको इतनी मार पड़ी है थानों में कि वखियाँ पान जान, और फिर पैसे जमा करके उधार लेके उन थानेदारों को, उन कानून के रखवालों को इन्होंने दिया कि जान बख्शी करके इनको थाने से निकलने दिया जाए। ये खुद आदमी अपने मुंह से इकबाल जुर्म कर रहे हैं। ये भी जुर्म है कि इन्होंने रिश्वत दी लेकिन अपनी जान बचाने के लिए। ये सब हमारे माशरे के अंदर हो रहा है, ये सब पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, ये सब हुकूमत के होते हुए हो रहा है, और ये सब हमारी आला अदालतों की आज़ादी के बावजूद हो रहा है। क्या अदालतें वाकई आज़ाद हो गई? क्या पुलिस वाकई हमारी रहमदिल हो गई? क्या वाकई हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ उनको तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं है या नारे मारने का शौक़ नहीं है, लेकिन उनको क्या असवा बीबी, ये जो मासूम बच्ची है, इसकी शक्ल पे तरस आता है, इसके हाल पे रहम आता है। यहाँ पे दो बातें मैं आपको बता दूँ, इसको शायद इंसाफ मिल जाए, इसको शायद आज किसी ना किसी तरह वो पुलिस वाले जो शामिल जुर्म, मैं तो शामिल जुर्म कहूँगा उनको, हो गए, उनको मुअत्तल भी कर दिया जाए। क्या इसकी ज़िंदगी कोई लौटा सकता है? क्या इस ख़ानदान को अब कोई गारंटी है कि वापस अपने ही गाँव में जाके ये बस सकते हैं? इस प्रोग्राम के बाद क्या ये वहाँ पे रह सकते हैं, सर उठा के ज़िंदा रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है। बट सबसे पहले सफ़िया बीबी, जो जो बातें मैंने की उनमें से कितनी सही है, कितनी गलत है? सर ये 100% सही है, ठीक है। और हम ये बच्ची के साथ 29/8/29 को हुआ है, 9:30 बजे दिन को हुआ है, और हमने पर्चा दर्ज हुआ है 30/8/2010 को। अगले दिन पर्चा उन्होंने दर्ज किया है। फिर बच्ची का आया कि बच्ची का थाने वालों ने मेडिकल नहीं होने दिया। 3 मरतबा हम थाने में गए, जिस हालत में बच्ची हम लेके गए हैं हमें पता है या हमारा खुदा जानता है, इस कंडीशन में हम बच्ची को लेके गए। तीसरे दिन के बाद सर हम इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली है, मेडिकल की परमिशन ली है सर, हमें परमिशन मिली है, फिर हमने बच्ची का मेडिकल करवाया है सर। उसके बाद हमारे पर्चे के मुलज़म 3 थे नामजद। चले मुझे ये बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट में जी सर आपका जो शक था, जी सर, उसकी उन्होंने यानी कंफर्मेशन है, वो पॉजिटिव है? जी सर। अच्छा, क्योंकि आप पेशा, आपका जो है मेडिकल प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ है, आप नर्स भी हैं तो आप समझती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने कहा कि उसके बाद यानी मेरे पास जो अहकामात हैं, मेरे पास आईजी पंजाब के रिटन अहकामात हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अहकामात हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि फौरी तौर पे तफ्तीश की जाए और इंसाफ दिया जाए, तो उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला? सर नहीं मिला। मैं आईजी साहब को 3 मरतबा खुली कचहरी में मिली हूँ, जिसके ऑर्डर मेरे पास मौजूद हैं, और अदालत आलिया हाई कोर्ट में 3 मरतबा पेश हुई हूँ, जिसके ऑर्डर मेरे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला हाउस वहाँ पे 4 मरतबा पेश हुई हूँ। यहाँ पे लेटर मुझे दिए जाते हैं लेकिन उसका हुक्म वो कर देते हैं, लेकिन बास्केट में फेंकने वाली बात है सर। आपको अकबर अली साहब, आपको मार पड़ी थाने में, ये आप कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं। और आपको पैसे देने पड़े थाने से निकलने के? पैसे। क्यों?
जनता छड़ाने जी किमें भी गरीब बंदे थे हुण उन्हां दा कोट तबाही लाते थे जी। मैं इस फैमिली को मज़ीद आजमाइश में तो नहीं डालना चाहता, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को मैं ये पावर कराना चाहता हूँ कि सागर सिद्दीकी का इस एक शेर था, वो शेर तो पैसों के मुतल्लिक था, लेकिन अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके इंसानी जान के मुतल्लिक कर लें और इज़्ज़त के मुतल्लिक कर लें तो शायद वज़ीर आला भी काँप जाएँ। और वो था कि जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो वज़ीर आला पंजाब, आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है कि इस तरह के मुजरिम और इस तरह के पुलिस फोर्स आपके अहकामात के बावजूद तनतनाते फिर रहे हैं और लड़कियों की, मासूम बच्चियों की इस्मत दरी कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का हाल दिखाएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पेयर होने वाले कुछ तालिबात यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं। रमशा जावेद हैं, मोबल मकसूद हैं, मरियम शाहिद हैं और रमशा आफ्ताब हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएं क्या हुआ। जी सर सिर्फ इस बात पे बात करनी है कि पिछले साल जब हम लोगों FSC में हम लोगों ने अपेयर हुआ क्या इस बार आपके साथ, लोगों को ये बताएं। इस बार ये हुआ कि एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा कर दी गई FSC की निस्बत। मतलब हमारी 12 साल की एजुकेशन, जो तालीम हमने 12 साल में हासिल की, उसकी वेटेज को कम रख के 2.5 घंटे के टेस्ट के ऊपर उन्होंने उसकी वेटेज को बढ़ा दिया। 50% एंट्री टेस्ट की वेटेज कर दी और 40% FSC और 10% मैट्रिक। मीन्स कि जब हम लोगों ने मैट्रिक किया, हम लोग को ये भी नहीं पता था कि इसकी वेटेज को MBBS के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसकी वजह से हमारी पूरी परसेंटेज बिल्कुल ख़राब होगी। आई स्कोर्ड 88% मार्क्स इन मैट्रिक, 89% मार्क्स इन FSC, जबकि एंट्री टेस्ट में मेरे 70% मार्क्स पे मैं ड्रॉप हो गई, और जिसकी वजह से मेरा MBBS में बिल्कुल एडमिशन बहुत मुश्किल लग रहा है। आप बेटा बताएं क्या हुआ। हमारे साथ ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा FSC और एंट्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि FSC जो कि हमारी पूरे 2 साल की मेहनत है, ठीक है, 2 साल जिसके अंदर हमारे पास 30 आवर्स, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, 30 आवर्स, इसके अंदर हमारे पास 200 MCQs, 200 शॉर्ट क्वेश्चंस, 80 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारे पास MCQ क्या होता है? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि UHS में, ठीक है। अब इन सबको मिला के हमारे पास होते हैं 1100 मार्क्स, ठीक है, जबकि एंट्री टेस्ट में 2.5 घंटे में, ठीक है, 2.5 घंटे में हमारे पास 1100 मार्क्स हैं। लेकिन 1100 मार्क्स कैसे हैं? 220 MCQs के मल्टीप्लाई किया उन्होंने 5 से, 5 से इनके एक MCQ 5 के बराबर कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर FSC में हमारे पास होते हैं 30 एग्जामिनर्स जो कि हमें चेक करते हैं, हमें जज करते हैं, जबकि एंट्री टेस्ट में कोई कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सिर्फ की फीड कर दी जाती है और उसके ऊपर हम रिलाई होते हैं, ठीक है जी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को अपने तालीमी जो निज़ाम है उस पर एतमाद नहीं है। FSC में हमने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो भी हमने उन्हीं बुक्स को पढ़ के स्कोर किए हैं, और MCAT भी। तो जब इतने सालों की मेहनत को एक तरफ रख दिया, इस MCAT से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब हम इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके अब मेडिकल कॉलेज में मैं फॉर्म लेने की एलिजिबल नहीं हूँ। आई हैव स्कोर्ड 90% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स इन मैट्रिक एंड 89% मार्क्स इन FSC। तो मैं इसलिए एलिजिबल ही नहीं हूँ कि मैं फॉर्म ले सकूँ ये UHS के लिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फिर मतलब क्या नाम का, ये कि इंसान को जो है उसके नकात में है कि बुनियादी तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जब बुनियादी तालीम की सहूलियात हम जैसे जीनियस स्टूडेंट्स को नहीं दी जा रही, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? हर बंदा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाने को। जी बेटा, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो UHS का सारा सिस्टम है वो सारा ही वैसे ही करप्शन पे बेस्ड है, क्योंकि जो हम लोग एंट्री टेस्ट देकर आए हैं बिल्कुल ठीक सब कुछ हो गया, जब की आई है की बिल्कुल ऑपोजिट। हमने कहा शायद हमारी गलती है, हमने UHS वालों को जाके कहा कि 4 आप क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, 4 की देते हैं, अब चारों के चारों क्वेश्चन पेपर्स नेट पर दे दें विद की। हमें पता चलती जो आपने एक A कोड में या 0 कोड में 1 2 3 कोड में जो आंसर दिया वो एक में दूसरे से क्या सेम है, वो कहते हैं आप जो मर्जी कर लें, हम आपको की नहीं दिखा सकते हैं। तो ये उनकी करप्शन पे बेस है। हर साल उनसे गलतियां होती हैं। पिछले से पिछले साल एक रेड की थी, उसमें सारे के सारे सिनोनिम्स गलत थे। 2 घंटे बाद उनको याद आ गया कि ये सिनोनिम्स हम लोगों ने ठीक करने हैं। 2 घंटे बाद उन्होंने की दोबारा चेंज कर दी। तो वो हम लोग की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो मर्जी करना कर ले। हमारा फ्यूचर उन्होंने एक किस्म का बंद कर दिया, तबाह कर दिया। हम लोग बस, हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में
हम लोग को पढ़ा सके। तो यूएचएस जो है वो हम लोग उनके अपनी कोई करप्शन पे बेस है, जिन बच्चों को वो नवाजना चाहते हैं उनके मुताबिक उन्होंने की बना दिया। वो क्यों नहीं हमें क्वेश्चन पेपर दिखाते? उनका क्वेश्चन पेपर छुपाने के पीछे क्या मकसद है? क्यों नहीं वो हमें क्वेश्चन पेपर दिखाते, आंसर दिखाते? सर जो सीरियल नंबर हम लोग को नेट पर आते हैं, जो सीरियल नंबर हम लोग को घर पर आए, हमारे सीरियल नंबर ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या मकसद है? किसका आपने किस बच्चे का रिजल्ट हम लोग को भेजा है? तो वो जो सारा सिस्टम यूएचएस का वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन पेपर दिखाएं, हमें आंसर्स की दिखाएं, हमें पता चलता है कि हमारी गलती है या उनकी गलती है। ऊपर मैं आपको पता है, आपको रोक नहीं रहा क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि उतनी ही बात हो जिसको हम प्रूव कर सकें। मसलन आप बार बार आपने कहा कि करप्शन पे बेस्ड है। अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन ये बात करता तो मैं उसको वहीं पे रोक के कहता कि ये तो बताएं कि करप्शन पे कैसे। बट क्योंकि आप ग्रीफ पार्टी हैं, आप बच्चे हैं, मैं इसलिए आपको मैं उस तरह से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा। बट मुझे एक बात ये बताएं कि आप लोगों को क्या पहले बताया गया था कि सिलेबस क्या है जिसमें से टेस्ट होना है? हमें बताया गया था कि सिलेबस हमारा एफएससी की जो हम 2 बुक्स पढ़ी हैं वो है, और साथ में उन्होंने हमें बताया कि एप्टीट्यूड भी शामिल होगा, जिसका वेटेज जिसमें 220 मार्क्स में से 22 मार्क्स एप्टीट्यूड में शामिल हैं, जो कि हमने 2 साल बिल्कुल नहीं पता, हमें बिल्कुल जिसकी इन्फो नहीं है। ठीक है। सेकंड बात ये कि शुरू से हमें ये पता आता जा रहा है इस ईयर के इवेंट के स्टार्ट से कि 70% वेटेज एफएससी का है और 30% वेटेज जो है एंट्री टेस्ट का है। हमने सारा का सारा साल क्या हमने ज़ाया किए हैं? पूरे 2 साल क्या हमारे ज़ाया हो गए हैं? हम सिर्फ उसी पर ही फोकस करते आ रहे हैं। जी सर, जून 2011 के अंदर, जुलाई 2011 के अंदर इन्होंने कंफर्म किया था कि 10, 40, 50 की वेटेज हो जाएगी, जिसमें से 10 मैट्रिक, 40 एफएससी और 50 एंट्री टेस्ट। और सितंबर 2011 के अंदर हमारा एंट्री टेस्ट था। सिर्फ 3-4 महीने पहले उन्होंने हमें वेटेज कंफर्म करके दी थी। इससे पहले जो भी सुना था सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स थे। सर इंजीनियरिंग और मेडिकल साथ साथ चल रहा होता है। जब इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए एंट्री टेस्ट और उसमें एफएससी में 70-30 का रेशो है, तो मेडिकल वालों के साथ ही क्यों ज्यादा है? क्यों उन्होंने 70-30 हमारा नहीं किया, इंजीनियरिंग वालों का फिर क्यों किया? तो ये एक पॉइंट है। मतलब कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जितने भी वो पॉलिसी अपनी चेंज करते हैं तो कुछ अर्सा पहले 4-5 साल पहले वो पॉलिसी बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी अपनी जो चेंज किया, लास्ट ईयर तक 70-30 की रेशो थी। इस साल आके उन्होंने अपनी जो है वो रेशो चेंज की है। वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स कि वो हम पे एक्सपेरिमेंट करें अपना। उनको कुछ साल पहले अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, बच्चे उसके मुताबिक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे हम लोग? सर हम लोग का फ्यूचर तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल के इतनी ऑप्शन नहीं है और ज़्यादातर लड़कियाँ ही मेडिकल ज्वाइन करती हैं, क्योंकि उनको होता है कि डॉक्टर, एक बचपन से हम लोग 12 साल से एक डॉक्टर। अब आप आगे क्या करेंगी अगर ये नहीं हुआ तो? सर आगे ये नहीं हो सकता। हम सिर्फ और सिर्फ अपील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वेटेज चेंज कर दें, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए या किसी भी तरह। अच्छा, कुछ और नहीं बन सकते हम? पायलट या कुछ और, या इंजीनियर? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी लाइंस होती हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो कहीं भी जा सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? सर मेडिकल करने में बायो रखने के लिए हमारे पास सिर्फ मेडिकल की फील्ड रह जाती है। नॉन एफएससी तो कहीं ना कहीं अच्छा, मैं समझ गया। मैं आप लोग बच्चे हैं और इसलिए यानी आपकी हमें सारी फिक्र है, क्योंकि आप सिर्फ 4 नहीं हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनके मुस्तकबिल का सवाल है और हमें उनके लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं नाज़रीन आपको एक बात बता दूं, ये बच्चियां क्या कह रही हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आई कि सडनली हुकूमत पंजाब को एहसास हुआ कि उसने मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री के लिए एक खसूसी टेस्ट लेना, और वो टेस्ट जो है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे के ऊपर मुहित है, जिसमें 30-40 हज़ार जितने भी तलबा तालिबात मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं उनको टेस्ट के लिए अपीयर होना है। कंडीशन उन्होंने लगाई है कि इसमें सिर्फ वो अपीयर होंगे जिन्होंने एट रैंडम यानी एट अ स्ट्रेच 70% प्लस मार्क्स अपने करियर में स्कोर किए हैं। अच्छा, प्रीवियसली हो ये रहा था कि जो एफएससी मेडिकल आप करते हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं या आप कॉमर्स में करते हैं, तो आप मुतल्लिका इदारों में मज़ीद दाखिलों के लिए उनके अपने मेरिट लिस्ट होते थे। जैसे किंग एडवर्ड का अपना मेरिट लिस्ट है, अलामा इकबाल का है, या जिसे आप मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में जाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है, EFC कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है या कनेट कॉलेज है, हर एक का एक अपना मेरिट होता था और आपका नाम उस पर आता था और फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यूज़ के बाद उसमें होती थी। इस बारी हुकूमत ने यह किया कि उन्होंने एट रैंडम उन्होंने अपने तमाम तालीमी असनाद जो हैं उनको डिसरिगार्ड कर दिया बकौल इन बच्चों के, जो कि सही भी है बात।
कि मैट्रिक एफएससी वगैरह करने का क्या फ़ायदा अगर एक एंट्री टेस्ट को बुनियाद रख के लोगों को बाहर करना है या उनको आपने निकालना है। लेकिन आपको मैं जाने से पहले, ब्रेक लेने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। केसी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं मुबशर हुसैन साहब, डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब, वो कितने अजीम इंसान हैं। उनके अपने बेटे का जब यानी मुस्तकबिल था, तो आप देखें कि अगर आपको मैं टेलीविजन पर दिखाता हूँ उसकी अटेंडेंस शीट्स वगैरह जो आप देख सकते हैं। अब और पहली बात तो यह है कि ये मुबशर साहब पीएचडी नहीं है, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी द वीसी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। लेकिन पहले साल में इसकी अटेंडेंस 11%, दूसरे में 30%, 20 और कहीं एक क्लास भी अटेंड नहीं की इसने। और देखें ये कि 2008 का जो रिजल्ट है माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो गए, और इसके बावजूद वो सर्जरी डिपार्टमेंट के असेसमेंट टेस्ट में फेल हो गए थे और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। और एक और नोटिस जारी हुआ कि जनाब अक्सर क्लास से एब्सेंट रहते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ऑफ साइंसेज की फीसें नहीं जमा करवाते, इसलिए आप इम्तिहान में नहीं बैठ सकते। लेकिन वंडर ऑफ वंडर्स, आप आगे एक रिजल्ट शीट देखें, यह 2009 की अटेंडेंस माशाल्लाह अपना नया रिकॉर्ड खराब नहीं होने दिया, और जनाब ने 30, 38 और 43% अटेंडेंस की, और कई जगहों पे मुकम्मल गैर हाजिर भी थे। और ये हैं वो अजीम नौजवान मोहम्मद इम्तियाज मुबशर, जिनके वालिद मोहतरम वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये वो मेडिकल स्टूडेंट हैं कि जो 2005 में मेडिकल का पहला साल था, एक नोटिस जारी होता है कि आपकी अटेंडेंस 75% की बजाय 57.2% है, और आप सेंड अप्स में भी नहीं बैठ सकते, और आप इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ऑफ साइंसेज के सालाना इम्तिहानात में नहीं बैठ सकते। लेकिन उन्होंने 2007 तक तीनों साल महारत से कॉलेज में गैर हाजिरी के बावजूद इम्तिहानात पास कर लिए, और 2008 की आप अटेंडेंस शीट देखें तो उनको 2009 में रिजल्ट कार्ड भी मिल गया। आप मुझे ये बताएं कि इनको हर साल गैर हाजिरी के बावजूद इम्तिहान में कैसे बैठने दिया जाता है और कैसे रिजल्ट कार्ड मिल जाता है? क्योंकि इनके वालिद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वीसी हैं, एंड दैट्स इट। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो वीसी है, उसका बच्चा क्लास अटेंड करे ना करे, फीस जमा कराए ना कराए, वो डॉक्टर बन जाएगा, सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, और आपको और हमें कहीं ना कहीं सर्जरी करेगा। और ये बच्चे और इस तरह के हज़ारों बच्चे सड़कों पे फिरे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या किया, 12 साल मेहनत की है, 12 साल इन्होंने अनथक यानी मेहनत की, और शुरू से फोकस बना के रखा कि इन्होंने तालीम हासिल करनी है और आला तालीम हासिल करनी है। और इनमें बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल कर सकते थे, इमिग्रेशन लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि वो पाकिस्तान में रहें, और अब इनको ये चॉइस बड़ी महंगी पड़ रही है। जब एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ये जो रिज़ल्ट टेस्ट हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है, ये किस तरह से फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी है और किस तरह ये फंडामेंटल राइट्स को नेगेट करता है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बच्चों का हाल इज़हार सुन रहे थे। इस वक्त कुछ और बच्चों के पेरेंट्स मेरे साथ हैं। मेरे साथ मकसूद अहमद कुरैशी हैं, अनीला जावेद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल हैं और डॉक्टर शीरी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरी, सबसे पहले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यूएचएस के इस टेस्ट से? लेकिन यूएचएस का जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, इट इज़ कंप्लीट एंड अनजस्टिस विद दो स्टूडेंट्स हु हैव शोन वेरी वेल परफॉर्मेंस अराउंड देयर लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू एफएससी। इन बच्चों ने 90%। मेहरबानी करें, उर्दू में बात करें। आप हमारी तरह कई डॉक्टर भी हैं जो उर्दू ही समझते हैं, सिर्फ आप फिक्र ना करें। सर, क्लास 10th में बच्चों ने 90% स्कोर किया, फर्स्ट ईयर एफएससी फर्स्ट ईयर में 90% स्कोर किया, एफएससी सेकंड ईयर में 90% स्कोर किया। इमीडिएटली जब यूएचएस का एंट्री टेस्ट होता है तो बच्चों के स्कोर 70% किया। 12 साल की मेहनत जो उन्होंने की, उसकी वेटेज इस एंट्री टेस्ट में इट इज़ ओनली 40%। वेटेज 40%, 12 साल की मेहनत की। जो 2 घंटे का एंट्री टेस्ट किया, कंडक्ट करवाया, उसकी वेटेज 50%। डॉक्टर जावेद इकबाल, आप क्या बता सकते हैं? सर, मेरे ख्याल में एंट्री टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन इसको मेरिट में शामिल नहीं करना चाहिए। इसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन के तौर पे रखना चाहिए कि स्टूडेंट शुड गो थ्रू दिस टेस्ट फॉर द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस,
लेकिन इसको यानी आपका मतलब है कि जैसा मर्जी स्टूडेंट हो वो पास कर ले बस किसी तरह है, जस्ट गो थ्रू इट। यस, उससे ये कि उसका आईक्यू का भी लेवल का हमें अंदाजा होता है। दुनिया भर में ये चल रहा है, ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन उसको मेरिट में शामिल करना। लेकिन एक बात मुझे बताएं, क्या ये एक आईक्यू टेस्ट भी हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हुआ है इस बार? जी, इस बार उसमें भी इन्होंने। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने बताई एक बात, और वो फिर मैंने कुछ और स्टूडेंट से कंफर्म की। उन्होंने कहा कि जी 2 साल एफएससी में हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि हम प्री मेड में थे। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोकेम, जो भी इनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, और सडनली टेस्ट में 30% जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का टेस्ट आ गया। यानी जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो 30% आउट ऑफ सिलेबस जो है वो टोटल चीज़ उसमें आ गई। आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव ओवर देयर। आपका क्या ख्याल है? आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। सर जी, बात यह है कि 98.4 मेरी बेटी के नंबर है मैट्रिक में सर, 973 इसके इसमें एफएससी में नंबर है। अब देखें कितनी जाती है। मेरी बेटी कह रही कि 900+ मेरे इसमें आएंगे, एनडी टेस्ट में आएंगे। जब उसका आया था सर कुछ भी नहीं आया उसका। वो यही कह रही थी क्यू जो है ना, क्यू इनका जो इन्होंने क्यू रखा हुआ है उसमें इन्होंने घपला किया है जी। यहाँ था मेरे को बता दें जो इन्होंने अपना किया हुआ है, टेस्ट लिया है जिन्होंने, हमें उसके मार्क्स भी नहीं दिखाते ना। आपको एतमाद है कि आपके बच्चों ने टेस्ट की तैयारी? बिल्कुल सर, 100% है सर। डे नाइट स्टडी किया जी, 100%। डे नाइट 3 मंथ स्टडी किया उन्होंने, और जून के महीने में विदाउट एसी बच्चों ने पढ़ा कि हमें नींद आ जाती है, हम नहीं पढ़ सकते। बहुत पढ़ा एंट्री टेस्ट के लिए। आई थिंक एफएससी से ज्यादा पढ़ा है। एक और चीज जो मैं आपके थ्रू ये अपने चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि डेंगू एपिडेमिक। चीफ मिनिस्टर साहब को सब पता है, सब पता उनकी नॉलेज में कोई इजाफा नहीं कर सकता। दुनिया में कोई आदमी नहीं पैदा हुआ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की नॉलेज में इजाफा कर दे। चलिए शायद ये बात उन तक पहुंच जाए कि डेंगू के लिए जितनी वो एफर्ट कर रहे हैं, इट इज वेल नोन, सबको पता है कि ही इज डूइंग अ लॉट फॉर डेंगू पेशेंट्स। ये जो एंट्री टेस्ट हुआ है, इट वाज कंडक्टेड ऑन 13 सितंबर, और उस वक्त डेंगू एपिडेमिक। अंग्रेजी में बोल रही हैं, ये मेरे साथ चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा समझना। अच्छा सर, 13 सितंबर को डेंगू एपिडेमिक अपनी पीक पे था, हाइट पे था जब एंट्री टेस्ट हुआ। मेरी बेटी उस वक्त उसका टीएलसी जो व्हाइट सेल मैं ये बात नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि 200-300 बच्चों के लिए या लोगों के लिए पूरे सोसाइटी को हॉस्टेज नहीं बनाया जा सकता। सर थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता था। पोस्टपोन नहीं हो सर सकता। हुए हैं, मेडिकल के तमाम एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। बीबी बात अक्टूबर में भी नहीं हुए कोई एग्जाम, सारे के सारे बात यह है कि ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई मीन पूरी नेशन तो हॉस्टेज नहीं बन सकती 2000 स्टूडेंट्स की वजह से। जो उनके साथ ज्यादती है वो अपनी जगह पे है। जो कल को ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा कि इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, फिर आ जाएगा कॉन्गो वायरस आ गया। इस मुल्क में तो वायरस आते रहेंगे, ज्यादा तो पहले नहीं, 2 टांगों वाले भी और मल्टीपल टांगों वाले भी, कई वायरस आएंगे अभी तो। और जी लेकिन सर, लेकिन इस तरह से तो देखिए ना, आपके अब 2 साल बच्चे ने एफएससी में पढ़ा है, अपनी पूरी जान लगा के वो पढ़ा है, और 2.5 घंटे का जो वो पेपर ले रहे हैं वो उसको उसके साथ कंपैरिजन उसका हो रहा है। ये तो गलत बात है ना। अगर एक बच्चे ने 976 मार्क्स लिए हैं, इसका मतलब उसने एफएससी में अपनी जान लगा दी। मेरी बेटी, सब बच्चे इस तरह से करते हैं। मेरी तो सिर्फ वज़ीर आला खादिम पंजाब से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने मुल्क के टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, इनके लिए कुछ सोचें। डॉक्टरों से तो खास मोहब्बत है उनको। आपने देखा नहीं पहले वाईडीए को कितनी कुट पड़ी है, फिर सीनियर प्रोफेसर्स किस तरह से टर्मिनेट हुए हैं। लेकिन सर देखें, अब जो बच्चे जो इतने लाइक बच्चे अब मेरिट पे ये स्कोर नहीं कर सके एमकेट में, उनके पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो प्राइवेट पढ़ा सकें। वो क्या करें, वो पेरेंट्स क्या करें? हम अपने बच्चों के मुजरिम बन चुके हैं। बच्चे आंसू भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं। एक बच्चा जो 850 मार्क्स लेके, स्कोर भी उससे कुछ नहीं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेके बैठा है, और जो एक जीनियस बच्चा है वो मुंह देख रहा है, वो क्या करे, कहाँ जाए वो? मैं आता हूँ इस पे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जब मैं एक ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि पंजाब हुकूमत ने अपने पब्लिश्ड इश्तिहारात से किस तरह से इनहराफ किया, और अदालत उज़्मा के अहकामात से किस तरह से उनको बाईपास किया, और किस तरह सारी सोसाइटी के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, और उसके नतीजे में आज हज़ारों बच्चे जो है वो सड़क पे खड़े हो गए। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं अब आपको असली बात बताता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, इसका ये सारा प्रीएम्बल और ये जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हैं, ये क्यों सही नहीं है। ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को निगेट करता है एक सिटीजन के, एक शहरी के, जो पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी हो, टैक्स पेयर हो, उसके असल राइट्स को निगेट करता है जो आइन में लेड डाउन है कि एवरी सिटीजन शैल हैव इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटी, और ये मैं बड़े एक आपको बताऊं विद हैवी हार्ट एक बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका बेनिफिशरी हम लोग हैं। और जब मैं हम की बात कर रहा हूं तो मैं हम अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं उसमें, इस तरह से कि मेरे ग्रुप के भी तालीमी इदारे हैं और मेरे इस ग्रुप के भी यानी पास वो बच्चे पढ़ने आते हैं कि जो फीसें देते हैं और इन एंट्रेंस टेस्ट में वो इम्तिहान के लिए बैठते हैं। होता क्या है कि पंजाब में इतने अजला हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और आपके पास सिर्फ 7 सेंटर्स हैं जहां पे आप एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई तौसा में या कोई मियाँ वाली में या कोई रहीम यार खान का स्टूडेंट है तो उसको अगर टेस्ट देना है तो वो 2 महीने के लिए लाहौर आएगा या आएगी बच्ची, उसके बाद उसके साथ कोई घर वाला भी आएगा, या कैफे की स्टूडेंट को अकेला तो भेजेंगे नहीं वालिदैन, ना भेजना चाहिए, और उसके बाद वो यहाँ पे 2 महीने को कमरा किराए पे लेंगे या किसी अजीज़ को ढूंढेंगे, यहाँ पे रहेंगे, फिर भारी फीसें देंगे ट्यूशन्स की। इसका मतलब है कि जो इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन हज़ारों तलबा और तालिबात जो हैं उनको आपने उस मौके से ही महरूम कर दिया कि वो अपीयर भी हो सके। अभी तो ये बात ही नहीं है कि ये टेस्ट सही है कि गलत है, वो तो एक डिफरेंट बात है टोटली। बात यह है कि ये पूरा UHC का जो निज़ाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेड डाउन पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उनको ही नेगेट कर रहा है और ये उनका मुनाफी है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक नलायक, मैं नलायक कहूँगा, एक नलायक आदमी ऊपर बैठा है। और वो किस तरह से बैठा है ऊपर? वो इस तरह से बैठा है कि आप ये देखें कि 10 अप्रैल 2008 को, एक आपकी स्क्रीन पे मैं प्ले करूंगा, 10 अप्रैल 2008 को एक नोटिफिकेशन हुआ पंजाब हुकूमत का कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था उन लोगों को फारिग कर दिया गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रख के दोबारा नौकरियों पर रखा गया तो उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर मुबशर या हुसैन मुबशर को फारिग नहीं किया गया। और ये बाकायदा इसी नोटिफिकेशन के तहत किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वगैरह के वाइस चांसलर वगैरह थे, वो भी फारिग हो गए थे, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अखबारात में इश्तिहारात दिए गए। अगर आप ये देखें मेरे हाथ पे तो ये सारे इश्तिहारात ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसकी हद उम्र जो है वो 65 साल मुरतब की गई कि 65 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। ये वो इश्तिहारात हैं जो हुकूमत पंजाब ने तमाम लीडिंग अखबारात को दिए। अच्छा, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो PhD होगा। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर मुबशर इन दोनों कैटेगरीज को फुलफिल नहीं कर रहे। और फिर एक उन्होंने अलग से ऐड छापा और उसके बाद उसमें उन्होंने उम्र बढ़ा के 70 साल की कर दी कि जी अब UHS की जो का VC जो होगा उसकी एलिजिबिलिटी 70 साल तक होगी। अच्छा, डॉक्टर साहब को पता चल गया कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने क्या किया कि 9 तारीख को, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का पहले एक ऑर्डर जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ कि जितने भी इदारे हैं उनमें जो रिटायर्ड लोग लगे हुए हैं उनको फारिग किया जाए। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब लिस्टें मंगवाई कि कौन कौन रिटायर्ड आदमी कहाँ पे लगा है, तो उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली, आपके सामने चल रहा है उनका ये गैजेट और नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ओमिट कर दिया और उसका नाम निकाल दिया ताकि हुसैन मुबशर जो है वो उस जुमरे में ही ना आए, और उन सारे लोगों को फारिग कर दिया गया। एक ऑब्जेक्शन हुई कि जनाब ये आपने तो इश्तिहार में 70 साल की उम्र रखी हुई है, आप वो 65 साल के कैसे हो सकते हैं? तो उसका जवाब एक दिया गया हुकूमत की जानिब से और ये कहा गया कि जनाब 65 साल जो है वो सरकारी इदारे के लिए और 70 साल जो है वो प्राइवेट इदारे के लिए है। अब UHS प्राइवेट इदारा नहीं था, दोबारा से यहाँ पे वो सीरियस किस्म की एक वायलेशन हुई। नाउ व्हाट हैपन्स, हुसैन मुबशर साहब को पता चल गया कि उनका को दाल में नहीं गल रही और प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने उठ के रिजाइन कर दिया, अपनी पोस्ट से खुद ही रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि खस कम जहां पाक, लोगों ने सुख का सांस लिया जैसी उनको इतला मिली। जिस तारीख को गवर्नर पंजाब ने उनकी नोटिफिकेशन पे, यानी उनकी रेजिग्नेशन पे एक्सेप्टेंस की साइन की है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं ये एक्सेप्टेंस के सिग्नेचर, ये गवर्नर हाउस के यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी दिन उनकी रीअपॉइंटमेंट का दोबारा से नया नोटिफिकेशन इशू हो गया। नाफरीन है हुसैन मुबशर के ऊपर भी
और आफरीन है हुकूमत में उन लोगों के ऊपर भी कि जो बज़िद थे कि किसी न किसी तरह एक नालायक और नाअहल आदमी को यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस का वाइस चांसलर लगा दिया जाए। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब, ये तालीम को और हेल्थ केयर को ये क्या समझते हैं और कितना सीरियसली लेते हैं। एक तो बजट्स 2-2% एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, नारे हमारे ऐसे जैसे हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की बीमारियां ख़त्म कर देंगे, और हालात हमारे ऐसे कि अकरा परवरी में हम मर जाते हैं, बल्कि अपॉइंटमेंट्स हम हर एक की चैलेंज कर रहे होते हैं कि देखें वो सही नहीं हुई, वो सही नहीं हुई। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट हुई एडमिरल साहब की, उसके ऊपर चौधरी निसार ने कितना उठ के कहा, और नवाज शरीफ साहब ने भी, कि ये सही नहीं। जबकि नवाज शरीफ साहब भूल गए कि उन्होंने खुद जब वजीर आजम के ओहदे से उनको सबकदोश किया गया था 12 अक्टूबर को, तो उन्होंने कहा कि जनाब यही एडमिरल थे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कारगिल के बारे में, और ये सच्चे आदमी हैं, और इन्होंने ही एडमिरल मंसूर और दीगर नेवी के जो हुकाम थे जो करप्शन में मुलव्विस थे उनको टर्मिनेट करवाया और उनसे पैसे रिकवर कराए। आज वही बुरे हो गए। पता नहीं कौन सही कौन बुरा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।